निपटारा मंच पर शाश्वत तलवार के दोनों सुपरवाइजर हवा में उड़ रहे थे। उनमें से एक मुकाबले की जांच के लिए था, ताकि अगर कोई हार मान ले तो वो उसकी रक्षा कर सके। दूसरा सुपरवाइजर भ्रमताला के कैंप पर दोनों 5वें लेवल के जादूगरों पर नजर रखे था, ताकि किसी भी तरह की हरकत के दौरान उन्हें रोका जा सके। इसके बाद निपटारा मंच पर एक दरवाजा खुला, जिसके साथ ही परितोष परिवार का चमन और भ्रमताला का जीवा आमने सामने आ गए। जीवा को देखकर चमन ने अपनी भौहें चढ़ा ली। वो जानता था कि जीवा भ्रमताला का एक ताकतवर योद्धा है और तीसरी कैटेगरी में मुकाबले करने का प्रबल दावेदार भी। आखिर जीवा को अभी से मुकाबले के लिए क्यों भेजा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रमताला सोच रहा है कि जीवा अकेले ही हमारे तीनों जादूगरों को हरा देगा? ये लोग कितने घमंडी हैं। चमन ने अपने दांत पीसकर सोचा। अब चमन के पास बस अपना पूरा जोर लगाकर जीवा की ताकत कम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। चमन सीधा जीवा पर झपटा और तलवार टेक्निक में से कोई मूव्स करने लगा। परितोष परिवार की तलवार टेक्निक अलग अलग जादूगर की समझ के हिसाब से अलग काम करती थी। अगर किसी की समझ काफी खराब हो तो वो तलवार टेक्निक से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन समझ पाने के केस में सबको कुछ न कुछ हासिल हो ही जाता था। चमन के पास रफ्तार से जुड़ी तलवार टेक्निक थी, जो कि बिजली की तरह तेज थी। चमन अपने और जीवा के बीच ताकत के अंतर को अच्छे से समझता था, इसलिए उसने सीधे अपनी खास ताकत से शुरू किया था। लेकिन जीवा इस हमले के अपनी तरफ बढ़ते रहने के बावजूद भी एकदम शांत था। वो अपनी चौड़ी सी तलवार को कसकर पकड़े था। उसकी नजरें चमन पर टिकी हुई थी। वो चमन की कमजोरी समझने की कोशिश कर रहा था। परितोष परिवार के कैंप में चंचल बैठी थी। उसकी नजरें मुकाबले पर टिकी थी। पंखुड़ी, क्या चमन के जीतने की कोई उम्मीद है? चंचल ने पूछा। पंखुड़ी ने बस ना में सिर हिला दिया। ये देखकर चंचल ने गहरी सांस ली। फिर पंखुड़ी ने अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगी। सीनियर वसीम, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी जवाब दीजिए। आप लोग अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं? पंखुड़ी ने मैसेज किया, लेकिन तभी वसीम ने वॉइस मैसेज से जवाब दिया। मुझे माफ करना, हम थोड़े मुसीबत में फंस गए थे। अभी हम। वसीम के वॉइस मैसेज में उसकी बस इतनी ही आवाज आई। सीनियर, हमारे आगे कुछ है। ये किसी मिसाइल की तरह लग रहा है। उसी वॉइस मैसेज में पीछे से राज की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ वॉइस मैसेज खत्म हो गया। ये सुनकर पंखुड़ी पसीने में नहा गई। उसे समझ आ रहा था कि वसीम और राज किसी नई समस्या में फंस चुके थे। मेरा ध्यान भटक गया था और मैं किसी अजीब जगह पर आ गया हूँ, लेकिन 30 मिनट में नहीं, करीब 10 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। वसीम ने एक और वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन इस आवाज में भी पीछे से मूवी जैसे धमाकों की आवाज आ रही थी, जिसमें राज के पीछे से हाफने की आवाज भी शामिल थी। इसके अलावा राज पीछे से वॉइस मैसेज में चीखा भी था। सीनियर, ये एक मिसाइल है, ये फट जाएगी। आप यादगार के तौर पर इसे घर लेकर नहीं जा सकते। राज की आवाज पंखुड़ी को सुनाई दी। सीनियर, मेरी करंट लोकेशन बदल गई है। निपटारा मंच की लड़ाई शुरू हो चुकी है और मैं वही हूँ। आप जल्दी कीजिए, मैं आपको अपनी नई लोकेशन भेजती हूँ। पंखुड़ी ने मैसेज भेजकर कहा। ठीक है, मैं और राज अगले 10 मिनट में वहां होंगे। वसीम ने जवाब दिया। क्या किसी दोस्त का मैसेज था? चंचल ने पूछा। उसने भी मिसाइल वगैरह की बातें सुन ली थी। हाँ, ये राज और सीनियर वसीम की आवाज थी। वो 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी बस राज के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो राज से भेष बदल ब्रोच लेकर परितोष परिवार के किसी पार्टिसिपेंट में बदल जाए और निपटारा मंच पर उतर सके। पंखुड़ी और चंचल की बात होते होते पहला मुकाबला भी अपने अंत की तरफ आ चुका था। चमन के हर हमले को जीवा बहुत आसानी से रोक पा रहा था। क्या यही तुम्हारा सबसे तेज हमला है? इससे कुछ नहीं होगा, तुम तो बस हल्के फुल्के योद्धा निकले, जीवा ने कहा। जीवा को चमन के हमले रोकने में ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही थी, जबकि चमन अपनी काफी ताकत का इस्तेमाल कर चुका था। लेकिन अगले ही पल चमन की रफ्तार और ताकत दोनों बढ़ गई। जीवा को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हर हमले के बाद चमन की ताकत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ड्रैगन गॉड तलवार टेक्निक, चमन ने चिल्लाकर कहा और अपना पूरा जोर लगा दिया। तलवारों का एक पिंजरा जीवा के तरफ बढ़ने लगा। अब जीवा के पास इससे बचने का कोई चारा नहीं था। बस बहुत हुआ, जीवा ने गुस्से में कहा।
उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया जिससे उसका शरीर सुनहरा चमकने लगा और उसने चमन के तलवार हमले को अपने हाथ पर ले लिया। ये तो बुद्ध के सुनहरे शरीर की टेक्निक है, लेकिन कैसे? चमन ने हैरान होकर कहा। इसके जवाब में जीवा ने बस जोर से हंस दिया और अपनी चौड़ी तलवार से हमला किया। चमन का तलवार वाला हाथ कट चुका था। चमन के पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो जीवा के कोई भी हमले को रोक पाए। चमन दर्द से करा रहा था, उसके कंधे से खून की धार बह रही थी। ये तो बुद्ध का सुनहरा शरीर की टेक्निक है, चंचल ने कहा। नहीं, ये वो नहीं है। दूसरे लेवल पर पहुंचकर कुछ जादूगर अपने शरीर को ऐसा कर सकते हैं। मैं लड़ाई खत्म होने के बाद आपको ये समझा दूंगी, पंखुड़ी ने कहा। चमन का हाथ काटने के बाद जीवा ने कुछ नहीं किया। सभी चमन को घूर रहे थे। परितोष परिवार का चमन हार मानता है, मुखिया परितोष ने कहा और चहल की तरफ देखा। हाथ काटने के बाद भी चमन जिंदा था, ये बड़ी बात थी। अभी के लिए वो अपना हाथ फिर से लगवा सकता था। चमन ने अपना हाथ और तलवार उठाई और मंच से नीचे आ गया। परितोष परिवार के चिकित्सक तुरंत दौड़कर चमन की तरफ गए। उन्होंने उसका खून रोक दिया और उसके हाथ को बंद करके रख दिया। चमन को तुरंत यहां से ले जाओ और इसका हाथ दोबारा लगाने का काम शुरू करो, मुखिया परितोष ने कहा। इतना सुनकर चिकित्सकों ने चमन को गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। इसके बाद चितवन गहरी सांस लेकर मंच पर चढ़ गया। उसकी ताकत भी चमन के ही बराबर थी। वो भी बस जीवा की ताकत को कम कर सकता था। चितवन रुको, पहले मैं जाता हूं, चहल ने खड़े होकर कहा। लेकिन चितवन ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, मुखिया जी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, अब मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं, चहल ने कहा। ठीक है, लेकिन अपनी ताकत बचा कर रखना, मुखिया परितोष ने कहा। चिंता मत कीजिए, चहल ने कहा और उसके हाथ में वज्रदंड दिखने लगा। अरे, ये तो क्रोधी बुद्ध कबीले का शिष्य है, पंखुड़ी ने चहल को देखकर कहा। वो जानती थी कि इस कबीले के लोगों को जैसे जैसे गुस्सा आता है वैसे वैसे उनकी ताकत बढ़ती जाती है। दूसरी कैटेगरी का मुकाबला अब शुरू किया जाए, शाश्वत कबीले के सुपरवाइजर ने कहा। इतना सुनते ही जीवा ने अपना दायां हाथ हवा में उठा लिया और सीधा अपनी तलवार से चहल पर वार किया। इसके जवाब में चहल ने अपना वज्रदंड आगे करके एक बंदिश टेक्निक एक्टिवेट कर दी। ऐसा होते ही जीवा का हमला तहस नहस हो गया और वो हवा में उछल गया। वो सीधा जाकर बैरियर से टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जीवा की कई हड्डियां और अंदरूनी अंगों पर भयानक असर हुआ था। भ्रमताला का जीवा अपनी हार मानता है, छूमंत्र ने कहा। क्या दूसरे लेवल और तीसरे लेवल में इतना ज्यादा फर्क होता है, चंचल ने पूछा। हाँ, अंतर होता है, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। इन दोनों की प्रैक्टिस की टेक्निक काफी अलग है। जीवा उन्हीं टेक्निक की प्रैक्टिस करता है जो भ्रमताला ने उसे दी है, जबकि चहल क्रोधी बुद्ध कबीले की टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। लड़ाई के मामले में ये कबीले बहुत आगे हैं। इसके अलावा अभी चहल ने जो हमला किया वो उसके कबीले का सबसे खास हमला था, इसलिए इस हमले का विजेता तय करना इतना भी कठिन नहीं था, पंखुड़ी ने जवाब दिया और भ्रमताला कैंप की तरफ देखने लगी कि अगला लड़ाकू कौन होने वाला था। अपने खिलाड़ी को हारा हुआ देखकर छूमंत्र हैरान नहीं था। उसने पहले ही इस नतीजे के बारे में सोच रखा था। यार, मैंने तो सोचा था कि परितोष परिवार को जबरन आखिरी मुकाबले तक न घसीटूं और उनकी इज्जत थोड़ी बची रहे, लेकिन लगता है उन्हें मेरी दयालुता पसंद नहीं आई। अब तुम जाओ और उन्हें इस बात का मजा चखाओ, छूमंत्र ने कहा। इतना सुनते ही छूमंत्र का छोटा भाई हंसता हुआ आगे आया। वो तीसरे लेवल का जादूगर था। इस वक्त राज और बाकी लोग वसीम की उल्का तलवार पर उड़ रहे थे। सीनियर, उसे अभी फेंकिए, वो फटने वाली है, राज ने चिल्लाकर कहा। उल्का तलवार के नीचे एक मिसाइल उड़ रही थी जो किसी भी पल फटने वाली थी। तुम लोग बहुत आवाज कर रहे हो, इससे मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। चिंता मत करो, मेरे रहते ये नहीं फटेगी, वसीम ने कहा। सीनियर, आप किसी और चीज के बारे में जान सकते हैं। हम सीनियर बाबा बैरागी से कहकर एक नई मिसाइल मंगवा सकते हैं, फिर हम उसके बारे में जान सकते हैं, राज ने कहा। हाँ, बेवकूफ बाबा बैरागी के पास कई अजीबोगरीब चीजों का कलेक्शन है। सीनियर, अगर आप मजा करना चाहते हैं तो मैं आपको वहीं ले चलूंगा, टफी ने कहा। घबराओ मत, सब कुछ मेरे काबू में है।
मिसाइल नहीं फटेगी। तुम लोगों को मेरी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। बाकी हम लोग निपटारा मंच पर पहुंचने वाले हैं। तैयार रहो, हम नीचे उतर रहे हैं, वसीम ने कहा। वसीम को याद था कि उसने पहाड़ी महारथियों को जो भी तोहफे दिए थे वो भी अब एक्टिवेट होने वाले थे। वसीम ने निपटारा मंच पर पहुंचने के बाद उन्हें एक्टिवेट करने की योजना बनाई थी। एक तरफ जहां लोग रुकने के लिए रफ्तार धीमी करते हैं, वहीं वसीम ने उल्का तलवार की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जबकि वो लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या राज सही समय पर पहुंचकर निपटारा मंच का रुख परितोष परिवार की तरफ कर पाएगा? क्या राज को परितोष परिवार के गुप्त कमरे में जाकर तलवार टेक्निक देखने का मौका मिलेगा? आखिर छू मंत्र कौन सी साजिश रच रहा था? राज और वसीम के निपटारा मंच पहुंचने के 1 घंटा पहले कालघाती का शिष्य लोहघाती आम लोगों के बीच में एक घर में छुपकर रह रहा था। वो एक कदम भी बाहर नहीं निकालता था। यहाँ तक कि सरस को भी वसीम का दिया तोहफा दरवाजे के नीचे से खिसका कर देना पड़ा था। आज ही उसे एक बुरा सपना भी आया था कि उसके गुरु की भविष्यवाणी सही साबित हो गई थी। तभी अचानक उसके पास कालघाती का फोन आता है। गुरुदेव, आपने फोन किया, सब ठीक तो है? लोहघाती ने पूछा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम ठीक तो हो? कालघाती ने कहा। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लोहघाती ने जवाब दिया। फिर ठीक है, एक बात और, आज मैंने फिर से कुछ देखा, कालघाती ने कहा। वो कैसी भविष्यवाणी थी? लोहघाती ने पूछा। हमेशा की तरह शानदार भविष्यवाणी, कालघाती ने कहा। क्या ये भविष्यवाणी कभी खत्म नहीं होगी? लोहघाती ने मन ही मन सोचा। हालांकि आज की भविष्यवाणी से चीजें काफी हद तक सुधर सकती हैं, क्योंकि इसमें बुरी किस्मत शामिल है, कालघाती ने कहा। सचमुच? क्या वाकई आपको बुरी किस्मत का अंदेशा हुआ है? आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? लोहघाती ने कहा। अरे सचमुच, मैं तुम्हें कोई झांसा नहीं दे रहा, कालघाती ने कहा। कालघाती की भविष्यवाणी हमेशा उल्टे ढंग से काम करती थी, और अगर वो कुछ अच्छा देखता था तो बुरा होता था, और बुरा देखता था तो अच्छा होता था। मैं बच गया, आखिरकार मैं बच ही गया। पिछले कुछ दिनों से मैं सीनियर वसीम की तस्वीर ही देख रहा हूँ। उनकी तस्वीर ने अपना कमाल दिखा ही दिया। गुरुदेव, अब मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लोहघाती ने खुश होकर कहा और फोन रख दिया। फिर लोहघाती ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लोहघाती ने कहा और अपना सामान लेकर निकल गया। इसके बाद वो एक गुप्त गुफा में चला गया। अरे, यहाँ ऊपर इतनी उथल पुथल क्यों है? ये टनल कैसी है? पहाड़ में इतना बड़ा छेद किसने किया? क्या किसी ने यहाँ खान खोदी है? शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए, लोहघाती ने गुफा के ऊपर देखकर सोचा। राज और वसीम के उतरने के ठीक 3 मिनट पहले भ्रामक कबीले में भूपेश भ्रामक ने एक बड़ी सी तितली को बुलाया। 888वें स्टोर हाउस जाकर मुझे एक उड़ती तलवार लाकर दो, मुझे जिष्णु को कुछ भेजना है, भूपेश भ्रामक ने कहा। तितली तुरंत ही वहां से उड़ गई। भूपेश अपने हाथ में वसीम का तोहफा लिया था। अब पंखुड़ी तो समय से यहाँ नहीं आ पाएगी, तो मैं ये तोहफा ही उस तक पहुंचा देता हूँ, लेकिन शायद मुझे इसे एक बार खोलकर देख लेना चाहिए। वसीम ने कोई बहुत बड़ी बंदिश का इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे में इसे खोलना ठीक रहेगा? शायद नहीं। ये तोहफा खास तौर से पंखुड़ी के लिए है। अगर मैंने इसकी बंदिश तोड़ी और उससे सरप्राइज खत्म हो गया तो दिक्कत हो सकती है। मैं अपनी बेटी का तोहफा बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे देखने के लिए बहुत उतावला हूँ। आखिर अब मैं क्या करूं? भूपेश भ्रामक ने कहा। परी के घर में वो सो रही थी। वो हाल ही में 6वें लेवल पर आई थी, इसलिए उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वसीम ने उसे जो तोहफा भेजा था वो उसके बिस्तर के बगल में ही रखा था। तलत अपने इलाके में ब्रश से किसी कागज पर कुछ लिख रहा था और वसीम के तोहफे को कागज से दबाए हुए था। हाल ही में त्रिकालदर्शी और जन्मेजय का झगड़ा हुआ था, इसलिए त्रिकालदर्शी ने अपना घर बदल लिया था। अभी वो अपनी गुप्त गुफा में था। वो गर्म पानी के एक तालाब में नहा रहा था और वसीम का तोहफा उसके कपड़ों के साथ एक तरफ रखा था। धामी और बाकी पहाड़ी महारथी जिन्हें भी वसीम ने तोहफा भेजा था, सभी अपनी अपनी गुफाओं में थे। इस वक्त निपटारा मंच पर चहल चीख रहा था। उसका विरोधी उसे दबा रहा था।
छू मंत्र का छोटा भाई चहल पर झपटा और उसके गले पर काट लिया, जिससे उसका मांस बाहर आ गया। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर चहल के सिर पर हमला किया। हम हार मानते हैं, मुखिया परितोष ने कहा। इसका मतलब साफ था कि परितोष परिवार दूसरी कैटेगरी में अब हार चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी छू मंत्र के भाई ने चहल को मारना नहीं रोका। क्या तुम बहरे हो? सुपरवाइजर ने कहा। इतना सुनकर छू मंत्र का भाई वहां से अलग हो गया, लेकिन तब तक वो चहल की गर्दन, चेहरे और कंधे को बुरी तरह घायल कर चुका था। इसने तो हद ही कर दी, मुखिया परितोष ने गुस्से में कहा। इस पर एक सुपरवाइजर ने अपनी तलवार से छू मंत्र के भाई पर हमला किया और वो दूर उछल गया। उसके सीने में गहरा घाव बन गया था। अपने लोगों पर काबू रखो, वरना बाद में मुझे दोष मत देना, सुपरवाइजर ने भ्रमताला के कैंप की तरफ देखकर कहा। छू मंत्र ने अपने लोगों को आदेश देकर अपने भाई को लाने के लिए कहा। उसे सुपरवाइजर की बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। तभी एक उल्का जैसी चीज निपटारा मंच की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसके साथ एक मिसाइल भी दिख रही थी। उस मिसाइल को भी रोको, उसे नीचे मत आने देना, एक सुपरवाइजर ने कहा। वहीं मिसाइल के ऊपर वसीम के साथ बैठे राज और टफी की हालत बुरी हो चुकी थी। उनके साथ ज्योत्सना भी थी, जबकि वो चौथे लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब उसका कोई काम नहीं था। सुपरवाइजर ने मिसाइल से रक्षा के लिए एक आग की गेंद उसकी तरफ उछाल दी थी। सीनियर, देखकर हमारी तरफ एक आग की गेंद बढ़ रही है, राज ने कहा। आग की गेंद देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन वसीम की तरफ से इस बात पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी तलवार की रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई। तलवार सीधे आग के गोले की तरफ बढ़ रही थी। वसीम को इस आग के गोले की जरा भी फिक्र नहीं थी। वसीम को अपने रक्षात्मक जादू पर काफी भरोसा था। तलवार सीधा आग के गोले से टकराई और पल भर में ही तबाह हो गई। ये तो तलवार की एनर्जी है, क्या कोई तलवार पर बैठा है? एक सुपरवाइजर ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मिसाइल के जैसी दिखने वाली तलवार बनाई हो? दूसरे सुपरवाइजर ने कहा। सभी जानते थे कि कई बार जादूगर अपनी जरूरत के हिसाब से तलवार का आकार बदल लेते थे। तलवार पर जो भी बैठा है वो अभी रुक जाए, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा, एक सुपरवाइजर ने कहा। मिसाइल सीधा इसी सुपरवाइजर से टकराने वाली थी, तो अब उसके पास बचने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। पलक झपकते ही तलवार नीचे आ गई। दोनों सुपरवाइजर ने अपने रक्षात्मक कवच का इस्तेमाल किया, लेकिन तलवार की ताकत के आगे वो कागज की तरह तितर-बितर हो गए। हालांकि उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीनियर, हम टकराने वाले हैं, राज ने चिल्लाकर कहा। अगर उसके पास ब्रेक लगाने का कोई भी बंदोबस्त होता तो वो अभी तक उसका इस्तेमाल कर चुका होता। भले ये राज के लिए ये पहली बार नहीं था, लेकिन उसे अभी तक वसीम के इमरजेंसी लैंडिंग की आदत नहीं हुई थी। तलवार सीधा भ्रमताला के कैंप की तरफ बढ़ रही थी। जो लोग भाग सकते थे वो भाग चुके थे। उनके पास इस तलवार को रोकने का कोई तरीका नहीं था। बाकी बचे कमजोर जादूगरों के पास भागने का मौका भी नहीं बचा था। लेकिन अचानक ही तलवार रुक गई। वो भ्रमताला के लोगों से बस 1 मीटर की ऊंचाई पर थी। भ्रमताला के जो लोग भाग नहीं पाए थे, उनके पैर कांप रहे थे। हम पहुंच गए, वसीम ने कहा। आज भी मेरी जान बच गई, टफी ने तलवार से उतरते हुए कहा। परितोष परिवार के लोगों ने चाहत को देख लिया था। राज, सीनियर वसीम, पंखुड़ी ने कहा। चाहत ने अपने परिवार को देखकर हाथ हिलाया। राज ने भी पंखुड़ी को देखकर हाथ हिलाया। भ्रमताला ने जिन 5वें लेवल के 2 जादूगरों को बुलाया था, वो आसमान में उड़कर अपनी जान बचा रहे थे। अब वो नीचे आ चुके थे। सीनियर, उस जादूगर का लेवल क्या है? क्या ये परितोष परिवार की मदद के लिए आए हैं? छू मंत्र ने उनके पास जाकर पूछा। हम उस जादूगर की ताकत का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, उनमें से एक जादूगर ने कहा। परितोष परिवार को जितना भी मैं जानता हूँ, उस हिसाब से वो किसी माहिर को बुलाने के काबिल है। क्या हमें उस जादूगर की ताकत का नमूना आजमाना चाहिए, ताकि परितोष परिवार वाले हमसे और भी डर जाएं? छू मंत्र ने कहा। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैं कुछ पता करता हूँ, उसके बाद ही हम आगे का कुछ सोचेंगे, एक जादूगर ने कहा। हमारा भ्रमताला आपके ही भरोसे पर है, छू मंत्र ने कहा। इस बीच वसीम ने तलवार से मिसाइल उतार ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। मिसाइल को देखकर सभी की जान हलक में आ गई, क्योंकि सभी को मिसाइल के फटने का डर था।
मैं निपटारा मंच का सुपरवाइजर शाश्वत कबीले का पुनीत हूँ। सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक सुपरवाइजर ने आकर वसीम से कहा, मैं भी निपटारा मंच का सुपरवाइजर और शाश्वत तलवार कबीले का हूँ। मेरा नाम पुष्कर है। सीनियर, आपसे मिलकर खुशी हुई। दूसरे सुपरवाइजर ने कहा, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं बस पार्टिसिपेंट्स को यहाँ छोड़ने के लिए आया हूँ। अब यहाँ आना ही था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुकाबला भी देख लिया जाए। मैंने निपटारा मंच के लिए एक तोहफा तैयार किया है। वैसे तो मैं शुरुआत में ही इसे देना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो गई है तो अभी ही इसे ले लो। वसीम ने हंसकर जवाब दिया, तोहफा? दोनों सुपरवाइजर तोहफे की बात सुनकर हैरान थे। इसके बाद वसीम हवा में अपने हाथ लहराने लगा। किसी को भी नहीं पता था कि वसीम क्या कर रहा था। इसी वक्त तलत जब कुछ लिखने में मग्न था, तभी वसीम का भेजा तोहफा खुल गया और उसमें से डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 1 बाहर आ गई। तलत कुछ भी रिएक्ट कर पाता इसके पहले ही तलवार उसके पैरों के नीचे आई और एक्टिवेट हो गई। वसीम ने आखिरकार अपने तोहफे खोलने शुरू कर दिए थे, जिसका मतलब साफ था कि जिन जिन को भी ये तोहफे मिले थे, अब वो सभी वसीम के डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 1 की सवारी करने वाले थे, जो कि उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना साबित होने वाला था। क्या वसीम सभी पहाड़ी महारथियों को निपटारा मंच पर बुलाने वाला था? आखिर वसीम अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह से लेना चाहता था? पंखुड़ी का जो तोहफा अभी भी भूपेश भ्रामक के पास था, उसके खुलने पर क्या भूपेश भ्रामक भी निपटारा मंच पर आ जाएगा? आखिर वसीम और भूपेश की मुलाकात क्या रंग लाएगी?